चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 से हमें स्टार्ट करना है। तो वो क्वेश्चन नंबर 41 ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है और इसमें किस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं। कह रहा है आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड, है ना। तो कह रहा है आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स, सभी कम्फर्ट्स थे मेरे पास, है ना। लाइफ के सभी कम्फर्ट्स थे, आप ये कह सकते हो ये लाइफ में सभी कम्फर्ट्स थे इन माई चाइल्डहुड, बचपन में। क्लियर। तो ये जो प्रपोजिशन आप लगा रहे हैं, देखिए आई हैड यहाँ पोजीशन बता रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसके बाद ऑल द कम्फर्ट्स, ऑल के बाद जो भी नाउन लिखते हो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, खासतौर से काउंटेबल। इसके बाद कह रहा है टू लाइफ नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ लाइफ। क्लियर। तो आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन में कह रहा है बचपन में सभी के सभी कम्फर्ट्स थे मेरी लाइफ में। क्लियर। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप इसको चाहें तो इनसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। आप ऐसे बना सकते हैं आई हैड ऑल द कम्फर्ट्स इन लाइफ इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मेरी लाइफ में सभी के सभी कम्फर्ट्स थे। क्लियर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो है द कम्फर्ट्स टू लाइफ की जगह द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ या फिर इन लाइफ करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन, ठीक है, क्या होगा इफ़ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय द रोबोट्स, क्या होगा यदि ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जाने लगे, किनके द्वारा, रोबोट्स के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पर एक बात बताइएगा, बी फॉर्म जब भी लगाते हैं आप, बी फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर। क्लियर। तो इनके साथ आप क्या करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा। अगर इनके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, देन अ सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। क्लियर। उस केस में आपका सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस। और यहाँ पर कह रहा है ह्यूमन बींग्स वर गवर्नड हो जाएगा, यहाँ पर गवर्न नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा गवर्नड। क्लियर। डी या ई डी लगा करके आप लिखेंगे तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, गवर्न की जगह गवर्न होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आप यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव वॉइस का बन रहा है। क्लियर। और पैसिव वॉइस का बन रहा है तो फिर आप बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो दैट्स वाई जो पार्ट आपका इनकरेक्ट है वो कौन सा है, आपका थर्ड। और ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी आपकी, जैसे 2022 की हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2021 के, फिर 2020 के, फिर 2019 के, ऐसे सीक्वेंस लगातार चलने वाला है। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज़ रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कह रहा है द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज, इरिगेटेड एरियाज में जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है, कह रहा हैज़ रिजल्टेड। अब पहले तो ये समझिए, आप ग्रामर की दृष्टि से अगर समझे, मीनिंग देखिए, दो पहलू होते हैं सेंटेंस को सॉल्व करने को, एक तो ग्रामेटिकल उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, दूसरा मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। ये दो बातें हमेशा ध्यान दे करके चलिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा मीनिंग तो आपको सही समझ आ रहा है, लेकिन एक बार ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिए, ये इन प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद आप क्या लगाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एरियाज तक क्या बन गया, इन से लेकर के एरियाज तक प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया। दैट्स वाई इंक्रीज जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग, इस इंक्रीज के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया है, यहाँ पर हैज लगाया है। तो हैज रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या हुआ है वो आगे बता रहा है। ऑन अचीविंग नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इन अचीविंग। क्लियर। रिजल्टेड, रिजल्ट के साथ जो सही प्रपोजिशन लगता है वो इन लगता है, न कि रिजल्ट ऑन। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है वो आगे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो आपका जो पार्ट इनकरेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा। रिजल्ट के साथ जो प्रपोजिशन आप यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, इन, ना कि ऑन। क्लियर। होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा सी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। कह रहा सी परफॉर्म द टास्क, उसने टास्क को परफॉर्म किया एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, जो भी उसकी एबिलिटी, जो सबसे अच्छी एबिलिटी हो सकती थी, उस बेस पर उसने टास्क को कैसा किया, क्या किया, परफॉर्म किया। तो एट द बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑन द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, जो भी उसके एबिलिटी में बेस्ट हो सकता था उसके बेसिस पर उसने उस टास्क को परफॉर्म किया। तो ऑन द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, ये देखिए प्रपोजिशन के कुछ यूसेज हैं जो आप जनरली डायरेक्ट ग्रिप नहीं कर पाएंगे इस तरीके के सेंटेंसेस को,
तो इसके लिए आपको यूसेज पढ़ने पड़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, अगर मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँ तो। क्लियर? आइए नेक्स्ट। कई बार हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट टू द पॉइंट हमें बस जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट वही दिखाई दे, तो ऐसा कई बार नहीं होता है। आपको करना क्या होता है, फिर उसके लिए मैक्सिमम सेंटेंसेस, एक लेवल के बाद आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना ज़्यादा सेंटेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा प्यूरीफाई होते जाएंगे। क्लियर? जब आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? इसलिए बाद में जब आप प्रिपरेशन आपकी ठीक हो जाती है तब आपको सजेशन दिया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि ये चीज़ें जितनी भी पढ़ रखी हैं वो तो आपके माइंड में रहें, साथ ही साथ जो भी अलग सेंटेंसेस आपको यूसेज मिल रहे हैं उनको भी आप समझ सकें। आइए, सेवरल मिनट पास्ड बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम दो हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक तो आप जानते हैं बिफोर से दो सिक्वेंशियल एक्शन होते हैं, तो एक को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हो, एक को पास्ट परफेक्ट में लिखते हो। जो पहले कंप्लीट हो जाए वो पास्ट इंडेफिनिट, जो बाद में कंप्लीट हो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से टाइमलाइन से मैंने आपको समझा रखा है। ये टाइमलाइन है, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बैकवर्ड गए तो पास्ट आया, और फिर से गए तो ये पास्ट ऑफ पास्ट आ गया। ये है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। तो अगर कभी दो एक्शन और सिक्वेंशियल एक्शन हो पास्ट में दिए गए हो तो एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बिफोर के साथ इसने सही बनाया सी रिटर्न, लेकिन यहाँ पर सेवरल मिनट ये गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए हैड पास्ड। सेवरल मिनट हैड पास्ड बिफोर सी रिटर्न, और यहाँ पर कैरी नहीं होगा। यहाँ पर कैसे आप देखिए, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, तो फिर यहाँ कैरी नहीं कैरिंग लिखना चाहिए था आपको। क्लियर? तो बेसिकली दो पार्ट में प्रॉब्लम है, और इसमें से अगर मार्क करने की बात करें तो दोनों में से कोई भी आप मार्क कर सकते हैं। हालांकि ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, और ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा पार्ट में आपको एरर दिखाई देती है तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं। इनको और इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से पूछा जा सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन रैनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days, है ना, 2 दिन से बारिश हो रही है रुक रुक कर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी आप सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, सिंस या फॉर के साथ टाइम, तो इसके साथ टेंस कौन सा बनता है? आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर सही लिखा है इट हैज़ बीन रैनिंग, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिंस की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। फॉर हमें क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है। ये ध्यान दीजिएगा, फॉर हमें क्या बताता है? ये ड्यूरेशन बताता है, जबकि सिंस जो है ये हमें पॉइंट बताता है। क्लियर? तो यहाँ पर कह रहा 2 दिन, ये तो ड्यूरेशन है, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। अगर यहीं पर कहता मंडे से तो ये पॉइंट बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है वो क्या है कि आप यहाँ पर जो सिंस 2 days लिख रहे हैं, यहाँ पर सिंस की जगह क्या होगा? फॉर 2 days होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। होपफुली समझ में आगे होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। एक एक पार्ट आप ध्यान से देखिए, जब एरर ना मिला करे तो आप एक एक पार्ट को बारीकी से चेक करें, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए इसमें बात करते हैं। कह रहा है दिस पार्क, सिंगुलर है, इज लगा रहा है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एंड वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स वाई द लार्जेस्ट इज करेक्ट एक्सप्रेशन। बर्ड सेंचुरी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द स्टेट। इट मीन्स सेंटेंस जो है हमारा वो कैसा है? नो एरर है। होपफुली ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वेयर हैड ही लर्न टू डांस, उसने डांस करना कहाँ से सीखा। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसने डांस करना कहाँ से सीखा है। तो मीनिंग तो सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने की ज़रूरत है। तो आई सही है, आज सही है, माई फ्रेंड सही है। क्लियर? और ये नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेयर किसका काम कर रहा है? ये कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब WH वर्ड आप यूज करते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करता है और एक कंजक्शन के तरीके काम करता है। जब ये क्वेश्चन वर्ड के तरीके काम करता है तो इस केस में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। लेकिन जब एज या कंजक्शन यूज करते हो तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर? दैट्स वाई अगर यहाँ पर हम बात करेंगे
तो यहाँ पर वेयर हैड ही नहीं होगा, वेयर ही हैड होना चाहिए था। ये एक्सप्रेशन गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था ही हैड। क्यों? दैट्स वाई बिकॉज वेयर इज आर कंजक्शन इन दिस सेंटेंस, वेयर फंक्शंस इज कंजक्शन। क्लियर? तो दैट्स वाई वी यूज हैड, ही हैड इन प्लेस ऑफ हैड ही। क्लियर? तो करेक्ट एक्सप्रेशन आपका ये होगा। पार्ट जो आपका इनकरेक्ट है वो कौन सा होगा? फर्स्ट। होपफुली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है सामीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। अब देखिए जानबूझ करके ऐसा एक्सप्रेशन देता है, ऐसे वर्ड्स डालता है, ऐसे नेम्स डालता है ताकि आप कंफ्यूज हों, और समझने वाले के लिए इंडिकेशन काफ़ी है कि सामीम क्या है? किसी का नेम है। इसका मतलब ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। क्लियर? आइए, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में है, ज़रा ये बात बताइएगा कि यहाँ पर इसने फॉर 4 days लिखा है, तो क्या ये टेंस करेक्ट है? ये बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा। एक अच्छा पॉइंट यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ। मैं अपने आप से नाराज़ हूँ, मैं अपने आप से नाराज़ था। फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, है ना, इस तरीके की सिली मिस्टेक करने के बाद मैं अपने आप से नाराज़ था। खासतौर से ऐसी सिली मिस्टेक एग्जाम में बहुत होती हैं। क्लियर? जैसे पिछला ही क्वेश्चन था, सामीम लिख रहा है, सामीम किसी का नेम है, और नेम जनरली कैसा होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर? अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि जल्दबाजी में वो ना समझ में आए। क्लियर? तो आई वॉज एंग्री माई सेल्फ नहीं होगा, आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। और एंग्री के साथ आप क्या करते हैं? नॉर्मली आप ये लगाते हैं, विथ लगाते हैं, एंड एट लगाते हैं। एंग्री विथ समबडी एंड एंग्री एट समथिंग। आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं तो समबडी विथ, और व्यक्ति की किसी बात से नाराज़ हैं, अदर थिंग, एनीथिंग। क्लियर? तो उसके लिए एट। तो मैं अपने आप से नाराज़ था, इसका मतलब है आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ। माई सेल्फ हियर इज अ पर्सन और डिनोट्स मी। क्लियर? ये कह सकते हो आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस। स्मिता रह रही इस घर में सिंस सी वॉज 5 years ओल्ड। जब वह 5 साल की थी तब से रह रही। क्लियर? अब ये बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, और ये यही एकमात्र ऐसा सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट एक साथ दिखाई पड़ते हैं। सिंस के साथ यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। सिंस में इसके साथ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर क्या बनेगा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा लीजिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा लीजिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा लीजिए, दो में से कोई भी लगा सकते हैं आप। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? कह रहा है सिंस सी वॉज 5 years ओल्ड। जब से वह 5 साल की थी। तो ये तो सही लिख रहा है, पास्ट में बना रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, लेकिन यहाँ पर हैज़ लिव्ड लिखी है या फिर हैज़ बीन लिविंग लिखी है। बोथ आर करेक्ट। अगर आपने हैज़ बीन लिविंग लिखा तो इसका मतलब रह रही है, और हैज़ लिव्ड इसका मतलब रह चुकी है ना। इसका मतलब वो एक्शन कंप्लीशन को शो करेगा, और बेहतर होगा कि आप ऐसे लिख लें हैज़ बीन लिविंग। करेक्ट दोनों हैं, करेक्ट दोनों हैं, बस मीनिंग में अंतर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम इज़ दैट स्मिता लिव्ड। तो यहाँ पर होना चाहिए तो स्मिता हैज़ बीन लिविंग या फिर स्मिता हैज़ लिव्ड। बोथ आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। पास की जो शॉप है उसमें सभी तरीके के डेली यूज के सामान मिलते हैं, या डेली यूजेज की चीज़ें मिलती हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है? तो एक चीज़ समझिएगा, अ शॉप नियर बाई, यहाँ पर एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अ शॉप है, और शॉप के अनुसार इसने क्या लगा रखा है? सेल, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेल्स। आप जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और उसके बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिखाई देती है सेंटेंस में तो फिर आप मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड होगा, सेल्स ऑल द गुड्स। सेल्स ऑल द गुड्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। 53 क्या कह रहा है? ही वॉज फॉर्मली
अ डॉक्टर ऑफ द कॉरपोरेट हॉस्पिटल। फॉर्मली वह एक डॉक्टर है, कहाँ पर डॉक्टर है, कह रहे हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल। डॉक्टर ऑफ कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं होगा, डॉक्टर इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल। सामान्यतः फॉर्मल तौर पर वह एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, ये कहना चाह रहा है। तो डॉक्टर ऑफ द कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर इन द कॉरपोरेट हॉस्पिटल। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर ऑफ नहीं, डॉक्टर इन। पार्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 4th। और देखो प्रीपोजिशन वाले पे, प्रपोजिशन टॉपिक में अगर मैं से देखिए, अगर आप बेसिकली पॉइंट आउट करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्ब से बन रहे हैं, टेंस से बन रहे हैं, क्लियर, और प्रपोजिशन से बन रहे हैं। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है स्पॉटिंग एरर की। तो इन टॉपिक्स को तो बहुत आया, आपको कायदे से कवर अप करने चाहिए। आइए, आर टीम हैव वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है, ये कहना चाह रहा है। आर टीम सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले तो ये पता करिए। तो टीम ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़। और वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो कलेक्टिव नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनाइटेड और डिवाइडेड वाले केस से भी आप समझ सकते हो कि यूनाइटेड होने पर वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, और डिवाइडेड होने पर वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। तो आर टीम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़। इट मीन्स पार्ट नंबर डी आपका इनकरेक्ट होगा। हैव ना होकर के उसकी जगह क्या यूज करेंगे, हैज। माई फ्रेंड आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। मेरा जो फ्रेंड है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो गोवा ट्रिप पर गए हुए हैं आज, है ना। तो यहाँ पर आर गॉन नहीं होगा, ये तो पैसिव बना देगा अगर बी फॉर्म के साथ, अभी बात पढ़े थे, बी फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये क्या बना देता है, पैसिव बना देता है, क्लियर, जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा माई फ्रेंड्स हैव गॉन, माई फ्रेंड्स हैव गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट होगा, आर गॉन की जगह क्या हो जाएगा, हैव गॉन। नेक्स्ट एक्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव का वहाँ कोई मीनिंग है नहीं। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन की मीटिंग की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, एसोसिएशन की मीटिंग की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे। बाकी जो ऑन सैटरडे लिख रहा है वो बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है होपफुली। तो यहाँ पर जो ऑफ एसोसिएशन लिख रहे हो वहाँ पर एसोसिएशन के पहले आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस हॉल इज़ बैडली नीड ऑफ रिपेयर। देखिए इज लगा है और इसके साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, ये तो कहीं का न्याय नहीं है। बी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो या तो यहाँ पर नीडिंग कर लीजिए या फिर आप नीडेड कर लीजिए, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैडली नीडिंग आएगा, ना कि बैडली नीड आएगा, क्लियर। यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए था। चलिए होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या करता है, बी फॉर्म का यूज करेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके दे देगा और वो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कराएगा। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजली इवन दे वर हैवी। एलेक्स ने क्या किया, बॉक्सेस को पिक कर लिया बड़े आसानी से। दे वर हैवी, ठीक है, दे वर हैवी, वो बहुत भारी थे। इवन नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा क्योंकि इवन का मीनिंग जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर आएगा इवन दो, आप ये लिख लीजिए, इवन इफ लिख लीजिए या फिर इवन दो लिख लीजिए, इवन दो लिख लीजिए। और इसका मीनिंग क्या होता है, यद्यपि। और ये दोनों के दोनों कंट्रास्ट बताते हैं, कंट्रास्टिंग नेचर वाले वर्ड है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट इनके साथ लिखोगे वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट होगा उसको कंट्रास्ट करेंगे, काउंटर करेंगे, ठीक है। तो एलेक्स ने सभी के सभी बॉक्सेस जो है उनको बड़े आसानी से पिक कर लिया, यद्यपि दे वर हैवी, यद्यपि जो बॉक्सेस थे ये बहुत ज़्यादा हैवी थे। दे बॉक्सेस के लिए यूज कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको पता चल गया। इवन नहीं आएगा, यहाँ पर इवन इफ आएगा या फिर इवन दो का यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। जो हॉलीडे होमवर्क है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये
और जो होमवर्क का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप चीज़ें कम से कम एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। एक तो आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं उस समय, स्कूल में पढ़ते हैं उस समय, और जब घर जाते हैं तो एक बार एटलीस्ट होमवर्क करते हैं तो चीज़ें रिकॉल होती है माइंड में। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, हालांकि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल, जो हॉलीडे होमवर्क हैं वो कैसे एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे टू कीपिंग, ये बात तो गलत हो गई, यहाँ पर होगा टू कीप, कीपिंग नहीं होगा, यहाँ पर टू कीप। टू के साथ आप क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनिटिव बनता है 2 + V1, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। 2 + V1, इसको आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव बोलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका टू कीप, और टू कीप कहाँ पर है, एसेंशियल टू कीप। क्लियर। चलिए होपफुली आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला आपका मिसेज वर्मा रिफ्यूज द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। होपफुली हेल्पिंग वर्ड आप नहीं जानते होंगे। हेल्पिंग का मतलब होता है खाने योग्य कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ, उसको हेल्पिंग बोलते हैं। आपने हेल्प सुना होगा ज़्यादातर मदद करने के लिए, इसके अलावा जो सेकंड इसका यूज है वो ये है। तो मिसेज वर्मा रिफ्यूज़ कर दिया द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। क्लियर। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये भी करेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस जो होगा वो कैसा होगा, नो एरर। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाने में कई बार असमर्थ होते हैं, क्लियर, कि ये सेंटेंस नो एरर है या नहीं है। जबकि आपको बता दूं मैं कि जब भी 10 क्वेश्चन देता है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन के नो एरर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंडिया से बाकी जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रॉब्लम है, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है। बी फॉर्म के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। बी फॉर्म के साथ या तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं या फिर बी फॉर्म के साथ आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टेड हो जाएगा। एक्सपोर्टेड ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड, वैसे भी पैसिव में बनेगा जा करके ये। क्लियर। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। जल्दी से अपनी जगह से उठिए एंड टर्न अराउंड। क्लियर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए गेट अप सही लिखा है, फ्रॉम सही लिखा है, योर प्लेस सही लिखा है, लेकिन जब किसी एक्शन को बताते हो तो वहाँ पर एडवर्ब का यूज किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव का। किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए गेट अप हाउ, कैसे उठना है आपको अपनी जगह से, वो बताना चाह रहा है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लोली, तो स्लोली इज योर करेक्ट आंसर, ना कि स्लो। एडजेक्टिव देखिए, स्लो एंड स्लोली में डिफरेंस। स्लो इज आर एडजेक्टिव बट स्लोली इज आर एडवर्ब। जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं, इट मेक्स एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब बना देता है। तो यहाँ पर दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। पार्ट नंबर आपका ए इनकरेक्ट होगा, स्लोली होगा यहाँ पर, ना कि स्लो होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। देखिए जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो ऑफ़र करने के केस में विल नहीं लगाते हैं, वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। क्या आप एक हॉट कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। यहाँ पर विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड होगा। विल को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, आप थोड़ा सा गेस कर पा रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्ब वाले सेक्शन को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, वर्ब टेंस। क्लियर, इनसे मिलते जुलते हैं, इन पर फोकस्ड रहिएगा आप। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, उन्होंने मुश्किल से अपना आधा काम ही ख़त्म किया था। देन द बॉस कॉल्ड देम, जब बॉस ने उन्हें बुलाया। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा, जैसे अगर आपने हार्डली के बारे में पढ़ रखा है तो हार्डली के साथ जो सही पेयरिंग बनती है वो किसकी बनती है, व्हेन की बनती है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। क्लियर, ये एक अच्छा अप्रोच होता है। आप खुद पहले इवैल्यूएट करिए क्या आप क्या मार्क कर रहे हैं। क्लियर,
क्योंकि जब तक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करेगा, जब तक आप खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक सीखने का एक्सपोजर हमेशा कम ही रहता है, वो क्वेश्चन आंसर के तरीके ही आपको प्रतीत होगा। क्लियर? तो कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन आंसर करें। हार्डली के साथ देन नहीं लगता, हार्डली के साथ क्या आ जाता है, व्हेन आ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हेन। तो दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, उन्होंने मुश्किल से आधा काम ही कंप्लीट किया था। देन व्हेन द बॉस कॉल्ड देम, जब बॉस ने उन्हें बुलाया। तो देन की जगह क्या होना चाहिए, व्हेन होना चाहिए। पार्ट नंबर डी इज योर इनकरेक्ट पार्ट। ना मूव टू नेक्स्ट वन, अगले में बढ़ते हैं। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, हम लोगों ने 2 दर्जन मैंगो मार्केट से खरीदे। ये वर्ड है कुछ, इनके बारे में देखिए बहुत उम्दा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वर्ड है आपका डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है। नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, लैख है, ये सभी वर्ड है एंड सो ऑन। तो ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं। ये दोनों के तरीके लिखे जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मैं आपको एक बढ़िया सा उम्दा तरीका बताता हूँ। आप जो भी वर्ड्स लिखे गए उनका हिंदी निकाल लीजिए और हिंदी निकाल करके देखिए आप। अगर आपने कहीं पर 2 दर्जन लिखे तो 2 दर्जन लिखेंगे, और अगर आप कह रहे हो दर्जनों, तो हिंदी में अगर आपको मीनिंग दर्जन का मिले तो आप सिंगुलर लिखिएगा, दर्जनों का मिले तो प्लूरल लिखिएगा। फिर इसमें आएगा 2 डजन, यहाँ पर आ जाएगा डजन्स। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए 1000 और हजारों, जैसे कहा जाए 10,000 तो 1000, 1000 वर्ड सिंगुलर होगा, लेकिन जैसे हजारों लिखोगे तो प्लूरल हो जाएगा। हिंदी में निकाल करके देख लीजिए, आपको सबसे इफेक्टिव और सबसे माइंड ब्लोइंग तरीका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डजन के पहले इसने 2 लगा रखा है, तो 2 के साथ ये डजन्स नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर लिखे 2 दर्जन ही लिखेंगे, 2 दर्जन आम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डजन्स नहीं आएगा। और वैसे एक तरीका और भी होता है कि इनके साथ अगर नंबर्स दिया गया है तो फिर इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। ये जितने वर्ड्स हैं, अगर इनके पहले नंबर्स का जिक्र है तो ये डेफिनेट हो जाते हैं। इस केस में सभी के सभी वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बंधु? माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज़ रिकवर्ड, मेरा मित्र जिसकी लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, हैज़ रिकवर्ड, उसने रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पर हुज लेग नहीं आएगा, ये गलत लिखा है। यहाँ पर आएगा हुज लेग, WHOSE आएगा, WHOSE। माई फ्रेंड हुज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड हैज़ रिकवर्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3rd। होपफुली ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। पाउल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। पाउल जब एक बच्चा था उस समय एक डॉग ने उसे बाइट कर लिया, ये कहना चाह रहा है। कुछ नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा। पाउल वॉज बाइटेड नहीं होगा, यहाँ पर बाइटन होगा। बाइट की 3rd फॉर्म आप क्या कहते हो? बिटन। तो पाउल वॉज बिटन बाय अ डॉग, बाइटेड नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा। 3rd फॉर्म बिटन होती है। क्लियर? BITTEN। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्ट नंबर 2 हो जाएगा, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट कह रहा है यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। और ये प्रोनाउन के टॉपिक में जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के जब प्रोनाउंस मिलते हैं तो उनके लिए करेक्ट पॉजिटिव क्या लगाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दिया गया हो तो आप वहाँ पर क्या यूज करते हैं? अवर। फर्स्ट 3rd दिया गया हो तब भी क्या यूज करते हैं? अवर। जब फर्स्ट सेकंड 3rd दिया गया हो तब भी क्या यूज करते हैं आप? अवर। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हालांकि सीधे सीधे इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर दिया गया तो वही डिसाइड करेगा पॉजेसिव कौन सा यूज करें। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर योर नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? अवर। तो योर वर्क गलत होगा, पार्ट नंबर 2। इसकी जगह क्या यूज करेंगे? अवर वर्क का यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। कह रहा है दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू द डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। दे ऑर्डर्ड, अगर हम इसकी बात करें तो दे प्लूरल है, ऑर्डर्ड सही है, द होल एरिया ये भी करेक्ट है, टू द डिसइंफेक्टेड ये भी करेक्ट है, ऑन द अर्लीस्ट नहीं होगा, एट द अर्लीस्ट। अगेन प्रपोजिशन का क्वेश्चन है और बता रहा हूँ फ्रेजेस को याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं।
ऑन द अर्लीस्ट नहीं होता, एट द अर्लीस्ट। एट के, ऑन के, इन के, क्लियर, ये छोटे छोटे फ्रेजेज आपको हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली। तो ऑन द अर्लीस्ट नहीं होता, एट द अर्लीस्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, आई डिड नॉट बाई नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस। मैंने दो ड्रेसेस में से एक भी ड्रेस नहीं खरीदी है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, डिड नॉट निगेटिव हो गया, ये बात समझ में आ रही है, और नाइदर लगा रहा है तो ये भी निगेटिव हो गया। डोंट यूज डबल निगेटिव इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक ही स्टेटमेंट में डबल निगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइदर को हटाइए, यहाँ पर आइदर लगा लीजिए तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई डिड नॉट बाई, बाई नाइदर नहीं होगा, नाइदर की जगह आप आइदर का यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। मैं इस तरीके नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, ये कहना चाह रहा है। आई डू नॉट लाइक लिख रहा है। अब इसको क्या करोगे, देखो डू नॉट लाइक, ठीक है, टू रीड दीज काइंड। अब एक बात बताइए, दीज कैसा है, दीज प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो भी नाउन्स लिखेंगे आप, जो भी नाउन लिखेंगे, दैट विल आल्सो बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। तो आप क्या इसको ऐसे लिख पाएंगे, दीज काइंड, दीज काइंड, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, दीज काइंड्स, दीज काइंड्स, ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा पार्ट नंबर सेकंड, और यहाँ पर होना चाहिए काइंड्स। अगर यहीं पर दिस लगाते हैं तो दिस के साथ काइंड आता हो। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से बनाता है, काइंड है, टाइप है, पार्ट है, सॉर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। इनके साथ अगर आपने दिस दैट लिखा है तो एज इट इज यूज करिएगा, और इनके साथ अगर दीज दोज लिखा है तो फिर इनको प्लूरल करके लिखिएगा। प्लूरल इन द सेंस काइंड्स, पार्ट्स, सॉर्ट्स, टाइप्स, ये सारे वर्ड होपफुली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, कह रहा है शैल वी गो फॉर वॉकिंग, गलत हो जाएगा, फॉर अ वॉक। जब वर्ब को आप नाउन की तरीके यूज करते हैं, ठीक है, देखिए कई बार हम वर्ब को एज अ नाउन की तरीके यूज कर लेते हैं। जैसे वॉक एक वर्ब है, वॉक एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वॉक को नाउन की तरीके आप यूज कर सकते हैं। और नाउन बनाना है तो फिर आप डायरेक्ट वॉक ही लिखिए और उसके पहले आर्टिकल लगाइएगा। तो यहाँ पर वी शैल गो फॉर अ वॉक होगा, ना कि फॉर वॉकिंग। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। 72 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज़ गॉट। ठीक है, विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए ऑन द प्रमोशन ही हैज़ गॉट, जो उसे प्रमोशन मिला है उसको लेकर के उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, कहना चाह रहा है। तो ऑन द प्रमोशन नहीं होगा, एट द प्रमोशन। मैंने अगेन कहा है कि ये फ्रेजेज आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अभी आपने इसके पहले कुछ फ्रेजेस देखे, ऑन वाले, एट वाले, वैसे ये फिर से मिल रहे हैं। तो इन पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, बेहतर कर पाएंगे आप। तो ऑन द प्रमोशन नहीं होगा, एट द प्रमोशन होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। अमंग यू एंड मी से इज क्वाइट रूड टू द बॉय। ठीक है, तुम में और उसमें, मुझ में, ठीक है, और आगे की बात बताना चाह रहा है। एक बात बताओ, एंड का यूज क्या अमंग के साथ करते हो? नहीं, अमंग नहीं, बेडवीन के साथ हम एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी दो लोगों के बीच में आप बेडवीन का यूज करते हैं, ना कि अमंग का। क्लियर? अच्छा, वो कंटेक्स्ट बताइएगा जब बेडवीन का यूज दो से ज़्यादा के लिए कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आइए, तो यहाँ पर जो पार्ट आपका इनकरेक्ट होगा वो कौन सा होगा? थर्ड, अमंग यू एंड मी नहीं आएगा, यहाँ पर बेडवीन यू एंड मी आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा द टीम वन वेरी इजली एट द रिसेंट स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, जो हाल ही में स्पोर्ट इवेंट हुए हैं उसमें टीम जीती है, बड़े आसानी से जीती, ये कहना चाह रहा है। तो द टीम वन सही है, वेरी इजली कैसे आगे बता रहा है, एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस है, नो एरर। फिर से देख लीजिए, टीम के साथ वन, अच्छा सेकंड फॉर्म किसी के साथ लगाए, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे जीती है वो आगे बता रहा है, इजली, कितने इजली, वेरी इजली। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई करता है, सही है। एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इस इवेंट, ये भी करेक्ट है। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका क्या, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं। ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट। कंसीड के साथ जो सही प्रपोजिशन आता है वो आता है टू, कंसीडर्ड टू। क्लियर? तो यहाँ पर कंसीड के साथ एट नहीं लगेगा, कंसीडर्ड
अ वेरी क्रुशियल पॉइंट टू हिज अपोनेंट। कंसीडर मतलब होता है सहमत होना, वह सहमत है बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल पॉइंट को लेकर के अपने ओपोनेंट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज। मैं पाता हूँ कि मैं बहुत जल्दी और टायर्ड हो जाता हूँ आजकल। क्लियर, दीज डेज मतलब आजकल। और आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, ये बात तो गलत हो गई। आई गेट टायर्ड वेरी इजली दीज डेज, ये तो माई सेल्फ लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तब लगाते हो जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को किसी एक्शन के लिए दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो उस केस में आप लगाते हैं रिफ्लेक्सिव, वो भी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, माई सेल्फ की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गेट के साथ आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगा पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2022 CGL प्री के जो एग्जामिनेशन है उनका ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, है ना। कह रहा है माई गाइड, सिंगुलर है, आगे वॉज लगा रहा है, ब्लाइंड, मेरा जो गाइड है वो ब्लाइंड था, बट ही, अब देखिए वॉज लगा रहा है तो यहाँ इसने हिंट दे दिया, जो टेंस आएगा वो कौन सा आ रहा है? पास्ट आ रहा है। ही ब्रिंग, ये गलत हो गया। देखिए वैसे भी ही लिख रहे हो तो ब्रिंग्स आना चाहिए था, और वैसे पास्ट है तो फिर पास्ट ही लगाइए। पास्ट लगाएंगे तो यहाँ पर ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रॉट आएगा, ब्रॉट आएगा। कह रहा माई गाइड वॉज ब्लाइंड, ठीक है, जो मेरा गाइड है वो क्या था? अंधा था, बट ही ब्रॉट मी होम सेफली, लेकिन वो मुझे सही सलामत घर ले आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग की जगह आ जाएगा ब्रॉट, बट ही ब्रॉट, ये ब्रिंग गलत है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए सभी सेट्स के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। क्लियर, सेशन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं आगे चीज़ों को प्रोसीड कर सकूं आपके लिए। क्लियर, बाकी चीज़ों के लिए भी प्लान कर रहा हूं कि बुक्स को लेकर के आपके साथ पूरी की पूरी बुक्स डिस्कस करें। उसके अलावा ये सेशन लगातार आपके साथ लेते रहे। क्लियर, तो अभी CGL का लगातार चल रहा है, आगे CHSL का जैसे एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी लेकर के आएंगे, बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर हो, जो आपको लगे कि इस सेशन पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने चाहिए। क्लियर, तो चलिए बंधु इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं इसके बाद 2021 के क्वेश्चंस के साथ CGL के। क्लियर, तो आज के सेशन के लिए फ़िलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं। अब PDF आपको मिल जाएगा, इंग्लिश विथ पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज़रूर जा कर के आप PDF, ये PDF पूरी कंप्लीट अब मिलने वाली है 2022 की पूरी कंप्लीट। क्लियर, तो मैं अभी जस्ट अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। क्लियर, तो बंधु इस सेशन को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।